हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉलिक्यूलर जोन। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने वाइटल फोर्स थ्योरी पढ़ी थी, 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ लिया, हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ लिया। आज हमें शुरू करना है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम तीन तरह के स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला होता है कंप्लीट स्ट्रक्चर, सेकेंड इज कंडेंस स्ट्रक्चर एंड थर्ड इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो शुरू करते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला से। कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है, इसमें सारे बॉन्ड्स को क्लियरली कंप्लीटली दिखाया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर प्रोपेन का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, तो प्रोपेन के अंदर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, तो वो सिंगल बॉन्ड यहाँ दिखाए हुए हैं। कार्बन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड से प्रॉपरली सारे बॉन्ड्स यहाँ पर क्लियरली दिखाए गए हैं, तो इसको कहा जाता है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगर इस कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में मैं सिर्फ कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड्स को दिखाऊं और जो एक जैसे एटम्स है, मींस इस सपोज इस कार्बन को मैंने 1 नाम दे दिया, इसको 2, इसको 3 नाम दे दिया, तो फर्स्ट कार्बन के ऊपर 3 जो हाइड्रोजन एटम है वो एक जैसे एटम है, तो इनको मैं कंडेंस कर सकती हूँ, मतलब इनको मैं एक साथ लिख सकती हूँ। जो कि मैं लिखूंगी, इस कार्बन को मैं लिख सकती हूँ CH3, इस वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ CH2, इस पे 3 हाइड्रोजन है तो इसको मैं लिख सकती हूँ CH3। तो जब मैं इस कंप्लीट स्ट्रक्चर में जो इंडिविजुअल एटम्स, जो सेम टाइप के एटम्स हैं, उनको अगर सबस्क्रिप्ट में लिख दिया जाए तो हम बोल देते हैं कि ये बन जाता है कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज CH3 CH2 CH3। नेक्स्ट इज, अगर इसी कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को मैं सिर्फ और सिर्फ लाइन से रिप्रेजेंट करूं। लाइन से रिप्रेजेंट कैसे कर सकती हूँ? लाइंस मींस जो कार्बन कार्बन एटम है उनके बीच के जो सिंगल बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड्स हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, सिर्फ उनको मेरे को एक बॉन्ड लाइन से शो करना है। बाकी ना तो मैं कोई कार्बन एटम दिखाऊंगी, ना कोई कार्बन हाइड्रोजन एटम दिखाऊंगी, ना कार्बन हाइड्रोजन एटम के बीच का बॉन्ड दिखाऊंगी। तो ऐसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ऑल द एटम्स एंड बॉन्ड्स बिटवीन देम आर क्लियरली शोन, जैसे कि ये है फॉर एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला, यहाँ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स तो दिखाई जाती है, बट यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड्स जो है बीच में वो ओमिट हो सकते हैं। और नंबर ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स जो अटैच है एटम के साथ, उनको इंडिकेट किया जाता है सबस्क्रिप्ट में, मतलब नीचे की तरफ। जैसे यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम थे तो कंप्लीट में तो कंप्लीटली दिखाया जाएगा, पर कंडेंस के अंदर इन तीनों को सबस्क्रिप्ट में, यहाँ पर नीचे 3 हाइड्रोजन एटम है तो हमने सबस्क्रिप्ट लगा दी। और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है जब कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स को नहीं दिखाया जाता, सिर्फ उनके बीच के बॉन्ड को दिखाया जाता है, और वो भी कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को शो किया जाता है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच को बॉन्ड को नहीं शो किया जाता। अब एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो है ये दिक्कत करता है स्टूडेंट्स को। यहाँ पर क्या है, आपको ये चीज याद रखनी है, जो भी लाइन आपको गिवन है वो लाइंस रिप्रेजेंट करती है बॉन्ड को। जैसे यहाँ पर मैंने ये लाइन लिया, तो ये जो पहली वाली लाइन है ये सिंगल बॉन्ड, फिर नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड, फिर नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड, ये इस तरह से। ये एक लाइन का मतलब है एक सिंगल बॉन्ड, 2 लाइन का मतलब है डबल बॉन्ड, 3 लाइन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड। तो ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पर सारी एक एक सिंगल सिंगल लाइन है, तो मीन्स सब कार्बन के बीच में एक सिंगल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। हर पॉइंट का जो भी टर्मिनल्स है ना, उन टर्मिनल पे, उन एजेस पे, या हम कह सकते हैं कॉर्नर्स पे जो पॉइंट है, दैट पॉइंट रिप्रेजेंट कार्बन एटम। तो यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब हमें ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। कल हमने पढ़ा था, इससे पहले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, और चारों वैलेंसीज अगर सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होती है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही आपको दिख रहा है, तो ये कार्बन एटम क्या कर रहे हैं, अपनी एक एक वैलेंसी को तो आपस में सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो जैसे ये कार्बन है, तो ये कार्बन एक वैलेंसी इस वाले कार्बन से कंप्लीट कर ले रहा है, तो इसकी 3 वैलेंसीज बची होंगी। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में अंडरस्टूड होना चाहिए कि जो वैलेंसीज सेटिस्फाई यहाँ पर होती हुई नहीं दिखाई जा रही, वो हमेशा हाइड्रोजन से ही सेटिस्फाई होंगी। कि इस कार्बन के ऊपर अगर 3 वैलेंसीज बची हैं तो इट मीन्स कि वो 3 वैलेंसीज हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होंगी। तो मैं ये कह सकती हूँ इस वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे, जो कि कभी शो नहीं किए जाएंगे बॉन्ड लाइन के अंदर, बट ये आपको पता होना चाहिए। अब इस वाले कार्बन पे आ जाते हैं। इस वाले कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, टोटल कितने बन सकते हैं? 4। तो 2 बॉन्ड और बनेंगे, तो वो 2 बॉन्ड नहीं अगर दिखाए हुए हैं तो वो 2 बॉन्ड किससे बने हुए होंगे? हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए होंगे। तो इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन। सिमिलरली इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं, तो 2 और रहते होंगे, वो अगर यहाँ नहीं दिखाए गए तो किससे सेटिस्फाई होंगे? उनकी वैलेंस से सेटिस्फाई होंगी 2 हाइड्रोजन से। तो इस पर भी 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड्स यहाँ दिखाए हुए हैं, 2 नहीं दिखाए हुए हैं,
तो इस पर भी 2 हाइड्रोजन। अब इस कार्बन की बात करते हैं, इस पर एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, तो इट मींस कि इसके 3 बॉन्ड सेटिस्फाइड हैं, तो इसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन होगा। अब इस कार्बन का सिर्फ एक ही बॉन्ड यहाँ पर दिखाया हुआ है, 3 बॉन्ड्स नहीं दिखाए हुए, तो 3 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए होंगे। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के अंदर कभी भी कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को नहीं दिखाया जाता। यहाँ पर हमें खुद अंडरस्टैंड ये करना है कि अगर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होती हुई स्ट्रक्चर के अंदर नहीं दिखाई गई है, तो इट मींस वो वैलेंसीज हाइड्रोजन ही सेटिस्फाई करेगा, कार्बन उन वैलेंसीज का मतलब है कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। नेक्स्ट जो चीज यहाँ पर याद रखने की है कि टर्मिनल्स, अगर टर्मिनल लगे हुए हैं तो टर्मिनल का मतलब है एल्काइल ग्रुप। मींस ये वाला जो कार्बन था, इस कार्बन के 2 वैलेंसीज तो जो स्ट्रेट चेन है उसमें सेटिस्फाई हो रही है, और एक और ऊपर की तरफ ये टर्मिनल दिखाया हुआ है, तो इस टर्मिनल का मतलब क्या है कि मिथाइल ग्रुप या कोई एल्काइल ग्रुप। डिपेंड करता है टर्मिनल में कितने पॉइंट है। इस टर्मिनल के अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट है, ये कॉर्नर है। अगर मैं इस टर्मिनल को ऐसे करके ऐसे आगे बढ़ा देती तो इट मींस इसमें 2 पॉइंट हो जाते, एक ये पॉइंट हो जाता, एक ये पॉइंट हो जाता। कॉर्नर्स की बात हमें करनी है, कॉर्नर्स का मतलब है कार्बन एटम, तो ये पॉइंट्स आ जाते, तो इन पॉइंट्स का मतलब भी है कार्बन एटम। तो अब यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक ही इस टर्मिनल में एक ही पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे मैं क्या मान के चलूंगी कि कार्बन होगा। इस कार्बन की 4 वैलेंसीज होंगी, जो कि एक यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, तो इट मींस इस कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। तो मैं ये कह सकती हूँ, इसका मतलब इस टर्मिनल का मतलब क्या है कि यहाँ पर CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, एंड CH3 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप। तो टर्मिनल का हमेशा मतलब होता है, टर्मिनल्स हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं एल्काइल ग्रुप्स को। डिपेंड करेगा कि कितने कार्बन का टर्मिनल है। अगर एक कार्बन का टर्मिनल है, जैसे कि यहाँ पर है, तो वो एल्काइल ग्रुप हो जाएगा मिथाइल ग्रुप। 2 कार्बन का टर्मिनल है तो इथाइल ग्रुप, 3 कार्बन का टर्मिनल है तो प्रोपाइल ग्रुप, एंड सो ऑन। तो आई होप आपको स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स कोई अलग स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। साइक्लिक कंपाउंड्स का मतलब है कि जब कार्बन एटम्स को अरेंज किया जाए रिंग की फॉर्म में। रिंग का मतलब होता है कि जब कार्बन एटम ऐसे अरेंज हो कि वो ऐसा स्ट्रक्चर बना ले कि वो क्लोज स्ट्रक्चर बनाए, ओपन स्ट्रक्चर ना हो। जैसे हमने भी ये चेन्स पढ़ी है, ये ओपन स्ट्रक्चर है। पर अगर मैं बात करती हूँ साइक्लोप्रोपेन की, तो यहाँ पर क्या है कि 3 कार्बन एटम्स जुड़े हुए हैं, और ये कार्बन एटम इस तरह से बॉन्ड बना रहे हैं कि ये एक साइकिल बना रहे हैं। 3 कार्बन एटम की साइकिल, 3 बॉन्ड्स की साइकिल बना रहे हैं। और मैथ्स में जैसे हम पॉलीगन्स पढ़ते हैं, पॉलीगन्स का मतलब क्या होता है, जो कि लाइंस से मिलके बने हो, जो स्ट्रक्चर्स कुछ ना कुछ, जिनकी कुछ ना कुछ साइड 2 3 4 मिनिमम 3 साइड्स तो होंगी पॉलीगन की, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। जो साइड से मिलके बने, लाइन से मिलके बने हैं, वो होते हैं आपके पॉलीगन्स। तो इसलिए इन साइक्लिक कंपाउंड्स को पॉलीगन्स भी कहा जाता है, पॉलीगन फॉर्मूला भी कहा जाता है। तो इनके स्ट्रक्चर हम किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर भी आपको सेम वही चीज है, कंडेंस स्ट्रक्चर और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को याद रखना है। उसी तरह से इनके स्ट्रक्चर भी बनाए जाते हैं, बस ये इस तरह से अरेंज होते हैं कि ये रिंग बनाते हैं, तो इसलिए इनको हम थोड़ा सा डिफरेंट अलग पोर्शन में भी पढ़ रहे हैं। अदरवाइज जो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो ये 3 ही होती हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड्स में क्या होगा, जैसे साइक्लोप्रोपेन है, अब आपको ये ट्रायंगल बना के दे दिया, तो इस ट्रायंगल का मतलब ये नहीं है मैथ्स वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का मतलब है साइक्लोप्रोपेन। कैसे है, तो यहाँ पर भी आपको ये चीज याद रखनी है कि जितने भी पॉलीगन के कॉर्नर्स होंगे, जैसे ये ट्रायंगल दे रखा है, तो इसके पास 3 कॉर्नर होंगे, तो इट मींस इस हाइड्रोकार्बन के अंदर 3 कार्बन आटम प्रेजेंट है। हर कॉर्नर एक कार्बन आटम को रिप्रेजेंट करेगा। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। जो पॉलीगन की साइड्स हैं वो डिनोट करेंगे कार्बन कार्बन बॉन्ड। जो ये साइड्स हैं, ये कॉर्नर्स हो गए, और ये जो वर्टिसेस हैं, ये आपकी क्या डिफाइन करेंगी, ये जो लाइंस हैं, बॉन्ड्स हैं, ये रिप्रेजेंट करेंगे कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड्स। तो हर कॉर्नर रिप्रेजेंट करेगा कार्बन एटम, और कॉर्नर्स को जोड़ने वाली जो लाइंस है वो रिप्रेजेंट करेंगी बॉन्ड्स, कार्बन कार्बन एटम के बीच में बॉन्ड्स। अब सेम फिर उसके बाद वही बात आती है कि ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, तो यहाँ हमें अंडरस्टूड रखना है कि अगर कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर शो नहीं की जा रही है, फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, इसकी एक वैलेंसी इधर हो रही है, एक वैलेंसी इधर, मतलब ये एक बॉन्ड इस वाले कार्बन से बना रहा है और एक बॉन्ड ये इस वाले कार्बन से बना रहा है, तो इस कार्बन के 2 और बॉन्ड कहाँ चले गए, तो वो 2 बॉन्ड अगर यहाँ नहीं शो किए गए हैं, तो इट मींस वो किससे सेटिस्फाई होंगे, हाइड्रोजन से। तो इट मींस इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन भी होंगे, 2 कार्बन के साथ जुड़े होने के साथ साथ 2 हाइड्रोजन भी होंगे, बट बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कभी इनको नहीं दिखाया जाएगा। सेम इस कार्बन की 2 वैलेंसीज यहाँ पर है, तो 2 वैलेंसीज हाइड्रोजन पूरी कर रहा होगा, इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन होंगे।
होंगे। तो आपको ये अच्छे से समझ में आना चाहिए, अदरवाइज आप आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं अच्छे से आप इसको कवर कर पाओगे। तो ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के अंदर किसी कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, क्या बॉन्ड्स हैं, किसके बीच में कौन सा बॉन्ड बना हुआ है, ये सारी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पॉलीगन का साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन देखो, ये साइक्लोहेक्सेन हम उसमें पढ़ते हैं, मैथ्स में पढ़ते हैं। तो इसकी साइड्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं? कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड, और हर कॉर्नर रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन एटम। तो इसमें कितने कॉर्नर्स हैं साइक्लोहेक्सेन में? 6। तो 6 ही कार्बन एटम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये इस तरह से अरेंज्ड होते हैं कि एक रिंग बना ले, क्लोज रिंग बना ले। तो हर कार्बन एटम के 2 बॉन्ड बने हुए हैं। तो 2 बॉन्ड यहाँ पर बने हुए हैं, तो 2 बॉन्ड और बनने चाहिए जो यहाँ नहीं दिखाए गए हैं। तो इट मीन्स यहाँ हर कार्बन एटम के पास 2-2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये आपका पॉलीगन फॉर्मूला, या हम कह सकते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, और ये पॉलीगन फॉर्मूले का साइक्लिक कंपाउंड का कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है। तो हम दोनों में से किसी भी तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। 3 क्वेश्चन हमने कल करे थे, 4th क्वेश्चन से हम आज करते हैं। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंस्ड फॉर्मूलाज इन देयर कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब हमें इनको एक्सपेंड करना है इनके कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में। ये कंडेंस्ड फॉर्मूला दे रखे हैं, तो CH3, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? C, और CH3 है तो कंप्लीट फॉर्मूले में मेरे को तीनों बॉन्ड्स दिखाने पड़ेंगे। ये CH3 कंप्लीट हो गया, इसके बाद आता है CH। तो ये वाला C और ये वाला C, ये दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे। इसके पास CH है, तो ये H इस वाले कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। CH2, तो इट मींस इसके पास 2 हाइड्रोजन है सिंगल बॉन्ड से। आगे CO है, CO ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, ये आपको याद रखना है, एक्सेप्ट परऑक्साइड। अगर कोई भी हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वहां पर परऑक्साइड लिंकेज है, तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अदरवाइज कहीं पर भी अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट CO है, तो इट मींस इस कार्बन पे जो O जुड़ा हुआ है ना, वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो कार्बन के 3 बॉन्ड तो सेटिस्फाई हो गए। अब चौथा बॉन्ड आगे कार्बन से, नेक्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो हमने 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से यहाँ पर शो कर दिए। फिर नेक्स्ट CH3, तो ये अगला कार्बन जो जुड़ा होगा उसके पास 3 हाइड्रोजन। तो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड A। सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सेकेंड में आप वीडियो को पॉज करके आप खुद भी इसको बना के देख सकते हो। आप ये देख सकते हो आपको कितना ये क्वेश्चन आता है, कितना आपने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ा, कितनी आपकी क्लैरिटी हुई है। चलिए हम करते हैं CH3। तो कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, और आगे नेक्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो तीनों हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे क्योंकि कार्बन की 4 ही वैलेंसी होती है। आगे चलते हैं CH। तो इस कार्बन जो नेक्स्ट कार्बन है उस पे 1 हाइड्रोजन है। फिर आगे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड शो कर दिया। फिर नेक्स्ट जो कार्बन है उसके पास 1 हाइड्रोजन है, ये शो किया। नेक्स्ट CH2 आगे शो कर दिया। इस CH2 को मैं ऐसे भी शो कर सकती हूँ। अब जब हम कंप्लीट स्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो कंप्लीट स्ट्रक्चर के अंदर मैं CH2 को कंप्लीट बॉन्ड से भी यहां पर शो कर सकती हूँ। अब यह कहा गया है CH2 का होल थ्राइस, तो इट मींस आगे फर्दर जो इस CH के पास जो CH2 लगेंगे वो 3 CH2 आएंगे। तो इसको या तो CH2 ऐसे कंडेंस लिख लो, और अगर आपको कंप्लीट लिखना है तो कंप्लीट भी आप लिख सकते हो। C डबल बॉन्ड इस तरह से ऐसे भी शो कर सकते हो प्रॉपर। CH2 के बॉन्ड्स को 3 CH2 थे तो हम ऐसे भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे फिर से CH3 है, तो इस CH3 को CH3 भी लिख सकते हो और 3 तरह के बॉन्ड्स भी दिखा सकते हो। कंप्लीट स्ट्रक्चर है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कंडेंस्ड फॉर्मूला को हम कंप्लीट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको कंप्लीट दे रखे है तो आप उसको कंडेंस में कैसे कन्वर्ट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स राइट अ कंडेंस्ड फॉर्मूला। इनके लिए कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखना है और इनके लिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी लिखना है। अच्छा, कंडेंस्ड फॉर्मूला तो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये कंडेंस्ड फॉर्मूला ही है, हम इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिख देते हैं। अब आपको ये चीज याद रखनी है कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के अंदर जो बॉन्ड की लाइंस होती है ना, वो सिर्फ कार्बन कार्बन एटम्स की ही शो की जाती है, बाकी एटम्स की नहीं शो की जाती। बाकी अगर हाइड्रोजन एटम है तो उनको तो शो ही नहीं किया जाता, बट कोई और हेटेरो एटम है, जैसे यहाँ पर OH गिवन है तो OH को हम एज इट इज लिखेंगे। वहां हम कॉर्नर ये नहीं मान के चलेंगे कि एक कॉर्नर OH हो गया, नहीं, सिर्फ कॉर्नर का मतलब होता है कार्बन एटम और बॉन्ड लाइन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये हम पहले कार्बन एटम से शुरू करेंगे। ये कार्बन एटम, इसको मैंने 1 पॉइंट दिया, दूसरा कार्बन एटम दूसरा पॉइंट दिया, तीसरा कार्बन एटम तीसरा पॉइंट दिया, चौथा कार्बन एटम चौथा पॉइंट दिया। जो ये ब्रैकेट में होंगे ना, ब्रैकेट का मतलब है टर्मिनल लगा हुआ है, तो इट मींस
इस वाले जो चौथा कार्बन एटम है इस पे एक टर्मिनल है, CH3 है तो मतलब एक कार्बन का टर्मिनल है, अगर C2H5 होता तो दो कार्बन का टर्मिनल होता, तो ये टर्मिनल हो गया। फिर नेक्स्ट कार्बन पे चलेंगे तो नेक्स्ट कार्बन हमने जिगजैग मैनर में शो करना था, नेक्स्ट नीचे आएगा, फिर इस पे फिर ब्रैकेट में CH3 है तो इट मींस इस पे भी एक टर्मिनल है और वो एक कार्बन का टर्मिनल है। फिर आगे फर्दर चले CH3 तो नेक्स्ट कार्बन। अब इन सभी को बॉन्ड्स को हमें ज्वाइन कर देना है, कहीं पर डबल बॉन्ड आपको नहीं दिखा तो आपको सिर्फ सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन कर देना है। अब हमने सारे कार्बन्स रिप्रेजेंट कर दिए, ये दो टर्मिनल थे इनको भी लिख दिया, बच गया ये OH। तो मैं क्या करूंगी, इस OH को ऐसे पूरा रिप्रेजेंट करूंगी, कभी भी मैं इसका कॉर्नर खाली करके नहीं छोड़ूंगी, जैसे मैंने इन कॉर्नर्स को नॉर्मल छोड़ दिया, कार्बन नहीं लिखा, क्योंकि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के अंदर जो कॉर्नर्स जिनको कभी भी रिप्रेजेंट नहीं किया जाता कि ये कार्बन है या हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, वो हमेशा ही कार्बन होते हैं। तो अगर कार्बन से अलग कोई भी हेटेरो एटम या ग्रुप ऑफ एटम आपके बॉन्ड लाइन के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर आ रहा है तो आप उसको प्रॉपर उसका जो भी नाम है उसको लिखोगे। तो इस वाले कार्बन से OH जुड़ा हुआ था सिंगल बॉन्ड से, तो इसलिए मैंने उसको इस तरह से बॉन्ड शो करके और OH लिख दिया। तो दिस इज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अब यहाँ पर कार्बन से शुरुआत ही करेंगे हम। इस कार्बन को मैंने रिप्रेजेंट करा एक सिंगल पॉइंट से, फिर नेक्स्ट कार्बन है उसको एक सिंगल पॉइंट से, उस नेक्स्ट कार्बन पे एक टर्मिनल लगा हुआ है, वो टर्मिनल क्या है OH, तो मैंने टर्मिनल लगाया और OH लगा दिया। फिर इससे नेक्स्ट कार्बन इज दिस, तो नेक्स्ट कार्बन को मैं यहाँ शो करूंगी। अब मेरा एक ये नाइट्रोजन रह गया और ये नाइट्रोजन रह गया, तो इन दोनों कार्बन पर जो नाइट्रोजन लगा हुआ है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ लगा हुआ है, तो पहले तो मैं इनके सिंगल बॉन्ड्स को बनाऊंगी। अब इस कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल 3 लाइंस मैंने शो कर दी, ये ट्रिपल बॉन्ड किसके साथ है, नाइट्रोजन के साथ, तो नाइट्रोजन लगा दूंगी। यहाँ पर भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, तो यहाँ भी नाइट्रोजन मैंने लगा दिया। तो दिस इज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज टू शो ऑल द एटम्स इंक्लूडिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। हमें इन बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज को एक्सपैंड करना है जो कि सारे कार्बन और हाइड्रोजन एटम शो करे। तो यहाँ पर 4 फॉर्मूलाज आपको दे रखे हैं, इसमें से 2 मैं करूंगी, 2 आप करोगे, तो मैं फर्स्ट कर देती हूँ और थर्ड कर लेती हूँ। बी वाला बहुत सिंपल है, डी वाला भी काफी सिंपल है, तो आप ये अपने होमवर्क करेंगे। ए और सी पार्ट मैं करके दिखाऊंगी। इफ यू आर नॉट एबल टू डू दिस तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनको सॉल्व करा दूंगी। चलिए ए पार्ट की तरफ चलते हैं। अब मैंने आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के अंदर क्या बताया कि हर कॉर्नर का मतलब होता है एक कार्बन, और हर कार्बन की 4 वैलेंसीज हैं। जो वैलेंसीज यहाँ पर हमें दिख रही हैं कि ये वैलेंसीज सेटिस्फाइड हैं, वो वैलेंसीज हम उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। जो हमें नहीं दिख रही हैं तो इट मींस कि वो हाइड्रोजन एटम उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम अरेंज्ड है हेक्सागन की शेप में। तो मेरे को इसी तरह से 6 कार्बन को मैं, और इन 6 के 6 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो मैं हेक्सागन की शेप में 6 कार्बन मैंने ये लगा दिए। अब हर कार्बन की वैलेंसी मैंने आपको बताया कि अगर आपको शो हो रही है, आप देख सकते हो, जैसे ये कार्बन है तो इसकी एक वैलेंसी और दूसरी वैलेंसी यहाँ पर प्रेजेंट है, बट 2 वैलेंसी गायब है, तो इट मींस इस कार्बन के ऊपर क्या होगा, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, तो मैं इसको CH2 लिख सकती हूँ। ऐसे ही हर कार्बन के 2 बॉन्ड्स तो यहाँ पर शो हो रहे हैं, जो 2 नहीं हो रहे हैं वो 2 बॉन्ड्स हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेगा, तो CH2 सबके पास 2 हाइड्रोजन होंगे। आगे चलते हैं। अब ये टर्मिनल रह गया, इस टर्मिनल में कॉर्नर्स कितने हैं, एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है, तो इस कार्बन पे आगे एक और बॉन्ड लगा हुआ है, तो इट मींस इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन नहीं होंगे, इसके पास एक ही हाइड्रोजन होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी कार्बन एटम सिर्फ और सिर्फ कितने बॉन्ड्स बना सकता है, 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए इस कार्बन के पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि इस कार्बन के 1 2 और 3 बॉन्ड तो बने हुए हैं, तो चौथा हाइड्रोजन बनाएगा तो एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। तो इसलिए आगे की तरफ मैं क्या करूंगी, इसका सिंगल बॉन्ड बनाऊंगी, इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड बना के नेक्स्ट ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कार्बन में लगाऊंगी। इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं, एक ये बॉन्ड बना है, एक ये बॉन्ड बना है, एक ये बॉन्ड बना है, मतलब 3 बॉन्ड इसके ऑलरेडी बने हुए हैं, तो इसके पास एक ही हाइड्रोजन होगा जो यहाँ शो नहीं किया गया है। फर्दर जो ये कॉर्नर्स है, इन कॉर्नर का भी मतलब है कार्बन, कोई भी चीज यहाँ पर ऐसी नहीं है, हर कॉर्नर का मतलब है कार्बन। अब इन कार्बन का एक एक बॉन्ड बना हुआ है, तो कितने बॉन्ड इनके खाली रह गए, 3 बॉन्ड खाली रह गए, तो वो 3 बॉन्ड कौन सेटिस्फाई करेगा, हाइड्रोजन, CH3 तो ए का पूरा कंप्लीट ये कंडेंस स्ट्रक्चर ये हो गया। इसको कंप्लीट भी आप दिखा सकते हो। कंप्लीट कैसे दिखाओगे, हर कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को भी आप सिंगल बॉन्ड से शो कर दो तो वो कंप्लीट हो जाएगा।
नेक्स्ट सी पार्ट पे चलते हैं। सी पार्ट में अब आपने क्या करना है, हर वही सेम चीज, हर कॉर्नर का मतलब है कार्बन एटम। तो ये भी यहाँ पर भी कॉर्नर है। अगर जैसे हमने देखो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा के नाइट्रोजन लगाया, तो ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा के मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगी तो इट मींस कार्बन है, क्योंकि कार्बन को मैं कभी शो करती ही नहीं हूँ बॉन्ड लाइन के अंदर, वो तो सिर्फ एक कॉर्नर होता है। तो यहाँ पर अगर कुछ शो नहीं हो रखा तो इट मींस यहाँ पर क्या है, कार्बन है। तो इस कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, तो कार्बन बनाऊंगी, ट्रिपल बॉन्ड बनाऊंगी, ये कॉर्नर भी कार्बन है। फिर नेक्स्ट कॉर्नर, नेक्स्ट कॉर्नर, नेक्स्ट कॉर्नर, तो सारे कॉर्नर्स पहले मैं बना लेती हूँ, फिर मैं उन कार्बन की वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर दूंगी। एक कार्बन, दो कार्बन, जो थर्ड कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड से, फोर्थ, फिफ्थ, नंबरिंग भी हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। इससे इजी हो जाएगा कि 5 कार्बन हमारे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में थे, तो 5 ही कार्बन हमें इस तरह से लगा देने। उसमें फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, बाकी सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब फोर्थ कार्बन पे OH ग्रुप है, तो 1 2 3 4 5, फोर्थ कार्बन पे OH लगा दिया, बाकी और कोई ग्रुप हमें यहाँ नहीं दिख रहा। तो अब जितनी भी वैलेंसीज कार्बन की बच गई हैं, वो सारी वैलेंसीज आपको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करनी है। तो इस कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो एक और बॉन्ड बनाएगा ये, वो हाइड्रोजन के साथ, तो इस पे एक हाइड्रोजन होगा। यहां पर इस वाले कार्बन के 4 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, 3 यहां पर बने हुए हैं, एक यहां बना हुआ है, तो इसके पास कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। इस वाले कार्बन के, ये गायब कैसे हो जाता है अपने आप, व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, चलिए वापस आ जाते हैं हम इसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया है। चलिए वापस शुरू करते हैं। तो हर इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो इट मींस कि इसके पास सिर्फ एक ही बॉन्ड खाली है और वो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनेगा। तो हाइड्रोजन मैंने यहाँ पर एक लगा दिया। इस वाले कार्बन के 4 बॉन्ड्स ऑलरेडी बने हुए हैं, तो इसके पास कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। इस वाले कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो इट मींस इसके पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। इस कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो इसका एक बॉन्ड खाली है, तो इसके पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। इसका एक ही बॉन्ड बना हुआ है, 3 बॉन्ड खाली है, तो इसके पास 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कन्वर्जन इनटू कंप्लीट स्ट्रक्चर, और वी कैन से कंडेंस स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक्स हैं। और क्लास 11th के स्टूडेंट्स में एक चैप्टर भी है जनरल ऑर्गेनिक प्रिंसिपल का, जहां पर ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं और एज इट इज क्वेश्चंस भी आते हैं। क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए या पास आउट स्टूडेंट्स के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब तक आपको बेसिक्स नहीं आएंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब तक आपको पता ही नहीं है कि ये स्ट्रक्चर किसका है, इसके अंदर कितने कार्बन एटम है, कितने नाइट्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है, कितने हाइड्रोजन है, तो आप आगे इसके रिएक्शन ही नहीं कर पाओगे। तो बेसिक्स तो हर लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है, बट एज इट इज क्वेश्चन 12th में नहीं आते, एज इट इज क्वेश्चन 11th में जरूर आते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन है वो एक वास्ट क्लासिफिकेशन है, और एनसीईआरटी के अंदर ये बहुत ही डेफिनेशंस की फॉर्म में दिया हुआ है। तो मैंने इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में कन्वर्ट किया है, क्योंकि चाहे क्लास 11th का बच्चा है या क्लास 12th का बच्चा है, कभी भी उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज एसाइक्लिक कंपाउंड, डिफाइन होमोसाइक्लिक, डिफाइन हेटेरोसाइक्लिक, कभी ऐसे डेफिनेशन नहीं आती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। बट ये कंपाउंड्स आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, कि जब आप आगे इन कंपाउंड्स की रिएक्शन करोगे तो आपको पता होना चाहिए आप किसकी रिएक्शन कर रहे हो। जब आप इनकी नेमिंग करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्लोज्ड कंपाउंड है, या ओपन चेन है, या ये एरोमेटिक है, या हेटेरो एटम है इसके अंदर, या होमो एटम है। तो आपको डिफरेंट क्लासिफिकेशन कम से कम पता होना चाहिए कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम इस कैटेगरी के अंदर पढ़ेंगे। तो जब हम आगे आयुपैक नेमिंग पढ़ेंगे, आइसोमर पढ़ेंगे, रिएक्शंस पढ़ेंगे, तो आप वहां कंपाउंड से फैमिलियर हो, कि आपको पता हो कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है, ये कंपाउंड एलिसाइक्लिक है, ये एसाइक्लिक है, ये क्लोज्ड कंपाउंड है। तो उसी के लिए एक ओवरव्यू मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है, इसलिए मैंने इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में किया है। इस फ्लो चार्ट से ही हम इसको अच्छे से समझेंगे। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन हम 2 टाइप्स में कर सकते हैं। एक होता है आपका एसाइक्लिक कंपाउंड, ये जिनको हम बोलते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर, जहां हम कह सकते हैं स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड चेन, मतलब जिसमें कार्बन एटम इस तरह से अरेंज्ड है, चाहे वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हो, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो, ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड हो, बट ये इस तरह से कनेक्टेड है कि ये कोई रिंग नहीं बना रहे हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम बोलते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड, इस कंपाउंड के अंदर 1 2 3 4 कार्बन प्रेजेंट है, और इस कार्बन पर 2 ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है।
तो हम यहाँ इस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या बता सकते हैं, अभी हम सीख के आए हैं, तो इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन होंगे क्योंकि इसका एक ही बॉन्ड बना हुआ है। इस कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि इसके 1 2 3 चारों बॉन्ड्स बने हुए हैं। इस वाले कार्बन के 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं तो इस पे 2 हाइड्रोजन होंगे। इस वाले कार्बन का एक ही बॉन्ड बना है तो इस पर भी 3 हाइड्रोजन होंगे। तो पहले वाला कॉन्सेप्ट यहाँ काम आया, हमें पता चला कि इसका इस स्ट्रक्चर के अंदर कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है। जब हमें यह पता होगा तभी तो आगे हम इनकी नेमिंग कर पाएंगे। अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम नेमिंग कैसे करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आगे ऑर्गेनिक को समझने के लिए। तो ऐसे कंपाउंड जो कि ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स बनाते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट हो सकते हैं, ब्रांच्ड में कनेक्ट हो सकते हैं, बट ये कभी भी कोई रिंग नहीं बनाएंगे। उन सभी कंपाउंड्स को कहा जाता है एसाइक्लिक कंपाउंड और ओपन चेन कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड जब कार्बन एटम रिंग की फॉर्म में अरेंज हो जाए, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन में क्या है कि तीनों कार्बन एटम इस तरह से अरेंज है, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, बट वो अरेंज इस तरह से है कि वो एक क्लोज रिंग बना रहे हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कंसिडर करेंगे साइक्लिक कंपाउंड की कैटेगरी में। साइक्लिक कंपाउंड को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर। होमोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड, होमो जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है, होमो का मतलब होता है एक जैसा, हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट। तो होमो मीन्स एक जैसा, तो इट मीन्स जब साइकिल के अंदर एक जैसे एटम हो, इट मीन्स सारे के सारे कार्बन एटम हो। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कार्बन के बिना तो काम ही नहीं चल सकता। तो सिर्फ अगर कार्बन कार्बन के ही एटम्स प्रेजेंट है और वो एक रिंग बना रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं क्लोज रिंग बना रहे हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अगर रिंग के अंदर कार्बन के साथ साथ कोई और एटम भी है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, सल्फर है, इस तरह का कोई एटम रिंग के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, रिंग के बाहर नहीं, रिंग के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, उनको हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल हेट्रोसाइक्लिक में जैसे देखो ये फ्यूरान है, इसको हम बोलते हैं फ्यूरान। जब 5 मेंबर की रिंग हो, 5 मेंबर में से एक मेंबर ऑक्सीजन है, बाकी 4 मेंबर कार्बन है, क्योंकि ये जो कॉर्नर्स है हमेशा क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर कॉर्नर नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर दिया, तो इट मीन्स कि एक ऑक्सीजन है, बाकी चारों कार्बन है और 2 डबल बॉन्ड है। तो इस कंपाउंड को बोला जाता है फ्यूरान। अगर 6 मेंबर की कोई रिंग है और उसके अंदर अगर 6 के 6 मेंबर कार्बन एटम है और सारे सिंगल बॉन्ड्स है तो होता है साइक्लोहेक्सेन। अगर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स है तो होता है बेंजीन। और अगर 6 में से एक एटम आपका हेट्रो एटम हो गया, दैट इज नाइट्रोजन, और ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। ऑल्टरनेट मतलब एक डबल बॉन्ड है, एक नहीं है, एक डबल बॉन्ड है, एक नहीं है, एक है। तो ऐसे ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है और 6 मेंबर की रिंग, क्लोज रिंग में से एक मेंबर नाइट्रोजन एटम है तो उसको हम बोलते हैं पेरिडीन। ऐसे ही 5 मेंबर की, जैसे यहाँ पर 5 मेंबर की रिंग थी, उस 5 मेंबर की रिंग में एक एटम ऑक्सीजन है, बाकी सारे कार्बन एटम है, तो फ्यूरान हो गया। बट अगर एक एटम आपका नाइट्रोजन एटम है और बाकी सारे कार्बन एटम है तो वो जाएगा पायरोल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा, 4 एमसीक्यू दे दिए जाएंगे, नेम दिस कंपाउंड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल रखे हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है 2 तरह से। एक होते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एक होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। कंफ्यूज नहीं होना है एलिसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर और एसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर। एसाइक्लिक मतलब जो साइक्लिक नहीं है, याद रखना है। और एलिसाइक्लिक का मतलब है ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर रिंग्स प्रेजेंट होती हैं पर उनके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होते। ये डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट होते हैं तो वो कोई कॉन्जुगेशन नहीं करते। मतलब कि एरोमेटिक कंपाउंड्स और एलिसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर डिफरेंस इतना सा है कि इन दोनों के अंदर जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उनकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिन प्रॉपर्टीज की वजह से वो एरोमेटिक बन जाते हैं। इट मीन्स कि उनको कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है। एरोमेटिक होने की वजह से उनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। वो क्यों मिलती है वो अभी हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड सिंपल जो क्लोज चेन होती है, जैसे साइक्लोप्रोपेन अभी हम पढ़कर आए हैं, 3 कार्बन एटम है, वो साइक्लिक रिंग में अरेंज्ड है और 3 कार्बन एटम के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोप। सारे सिंगल बॉन्ड है तो हम यूज करते हैं एन सफिक्स, प्रोपेन बन गया। अब ये प्रोपेन की जो 3 कार्बन एटम है वो रिंग में है तो साइक्लोप्रोपेन कह दिया। अब अगर 4 एटम है, जैसे इस तरह से यहाँ पर 4 एटम है, 4 कॉर्नर है, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन एटम वाले
एल्केन को हम बोलते हैं ब्यूटेन। और ये एल्केन किस तरह से अरेंज है, स्ट्रेट चेन में ना अरेंज होके ये क्लोज रिंग में अरेंज है, तो ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। ऐसे ये 5 कार्बन है तो ये हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। तो जब नॉर्मल कार्बन एटम्स या तो सिंगल बॉन्ड बनाए या डबल बॉन्ड बनाए, कुछ भी बना सकते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड भी आ सकता है, अगर मैंने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया तब भी ये एलिसाइक्लिक ही कंपाउंड है। कब ये एलिसाइक्लिक ना रह के एरोमेटिक बनेगा, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर वो सारे कंपाउंड्स आते हैं जिनके अंदर कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं रिंग के फॉर्म्स में, पर उनके अंदर कोई कॉन्जुगेशन नहीं होती। अब कॉन्जुगेशन क्या भला है? कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स का होना और वो डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन पर ना रहना, वो डबल बॉन्ड का घूमते रहना। अगर ये डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पर सपोज मैंने एलिसाइक्लिक के अंदर मैंने एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया तो ये डबल बॉन्ड अपनी जगह रहेगा, ये इधर उधर नहीं घूमेगा। बट अगर मैं क्या बात कर रही हूँ, सपोज मैं बात करती हूँ बेंजीन एक कंपाउंड है मेरे पास, और बेंजीन कंपाउंड में डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं ऑल्टरनेट पोजीशन पे, तो ये क्या करेंगे, ये डबल बॉन्ड इधर की तरफ घूमेगा, फिर ये डबल बॉन्ड आगे की तरफ घूमेगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे घूमेगा। ये क्यों घूमेंगे हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, जब रेजोनेंस पढ़ेंगे, मीजोमेरिक पढ़ेंगे। बट आपको इतना याद रखना है अभी कि जब डबल बॉन्ड्स अपनी जगह पर ना रहें, इधर उधर घूमते रहें, और घूमने में कैसा घूमे, साइक्लिक कॉन्जुगेशन करें। ये साइकिल बना रहे हैं, देखो इसको मैं इससे डिनोट करती हूँ। जब ये डबल बॉन्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ये वाला डबल बॉन्ड आगे घूमेगा, ये वाला डबल बॉन्ड आगे चलेगा, ये वाला डबल बॉन्ड आगे चलेगा, तो मैं ये क्या कह सकती हूँ कि इस बेंजीन रिंग के अंदर ये साइकिल बना रहे हैं, ये ऐसे साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, ये ऐसे साइकिल की फॉर्म में चल रही है। तो जब भी किसी भी कंपाउंड के अंदर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो और वो डबल बॉन्ड्स आपस में कॉन्जुगेशन करें, साइक्लिक कॉन्जुगेशन करें। साइक्लिक कॉन्जुगेशन होगी तो क्यों, क्योंकि कंपाउंड ही साइक्लिक है, कंपाउंड स्ट्रेट होता तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं होती। तो अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ऑल्टरनेट पोजीशन पर और साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो रही है, और डबल बॉन्ड कितने होने चाहिए, डबल बॉन्ड होने चाहिए। मींस डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं कि कितने भी डबल बॉन्ड होंगे वो सारे एरोमेटिक हो जाएंगे। अगर एक कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इट मींस पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, और वो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, और वो सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स साइक्लिक कॉन्जुगेशन के अंदर हैं, और जो कंपाउंड बना रहे हैं वो कंपाउंड एक प्लेनर कंपाउंड है, तब उस कंपाउंड को कहा जाएगा कि वो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है। आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ पर हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि इस तरह के कंपाउंड होते हैं। अभी हम आगे के लेक्चर्स में कंप्लीटली स्टडी करेंगे, डीप में स्टडी करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स की, एरोमेटिसिटी की। तो घबराना नहीं है कि ये क्या भला आ गए, क्या एरोमेटिक कंपाउंड हो गए। बस अभी हम स्ट्रक्चर, जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनको पढ़ रहे हैं कि इस तरह के भी कंपाउंड हो सकते हैं, इस तरह के भी हो सकते हैं। अब जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जैसे कि यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन एरोमेटिक कंपाउंड के लिए हम अलग लेक्चर पढ़ेंगे, अलग बिल्कुल वीडियो बनाएंगे जहां पर हम प्रॉपर एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिक, इन सभी तरह के कंपाउंड्स को पढ़ेंगे। बस आपको यहाँ इतना याद रखना है कि एरोमेटिक कंपाउंड वो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एटम्स अरेंज होते हैं साइकिल के फॉर्म में, और वो साइक्लिक कंपाउंड प्लेनर होते हैं। ये प्लेनर होंगे, उनके अंदर पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। पाई बॉन्ड प्रेजेंट तो इट मींस पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होनी चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होनी चाहिए, और वो पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक कॉन्जुगेशन के अंदर होने चाहिए। मींस वो घूमते रहने चाहिए, अपनी जगह से दूसरी जगह, फिर अगले वाला अगली जगह, अगले वाला अगली जगह, ऐसे घूमते रहना चाहिए। उसको हम बोलते हैं साइक्लिक कॉन्जुगेशन। अब 4n+2 इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, 4n+2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है, सपोज एक कंपाउंड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक कंपाउंड के अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, एक के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एक के अंदर 7 पाई इलेक्ट्रॉन है, या 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो मैं क्या करूंगी, 4n+2 को इनके इक्वल रखूंगी। जब इनके इक्वल रखूंगी तो n की वैल्यू कोई इंटीजर आनी चाहिए। इट मींस n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे कोई इंटीजर आनी चाहिए, तब ये सेटिस्फाइड है रूल। मींस देखो, जैसे सपोज मैं मान के चली कि मेरे कंपाउंड के अंदर 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो मैंने इसको 4n+2 के बराबर रख दिया, 4n+2 = 2 आ गया। तो n की वैल्यू यहां से मेरे को फाइंड आउट करनी है। 2 को मैं इधर लेके जाऊंगी तो 0 हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। 2 - 2 0, 0 डिवाइडेड बाय 4, ये 4 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो 0 हो जाएगा। तो n की वैल्यू 0 आ गई। तो इट मींस अगर किसी सिस्टम के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो एरोमेटिक है, बट वो इसके साथ साथ प्लेनर भी होना चाहिए और वो 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में भी होनी चाहिए, तब वो एरोमेटिक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर मैंने n = 4 की बात की,
अगर मैं बात करती हूँ कि मेरे पास n इक्वल्स टू 4 है, तो n इक्वल्स टू 4 को भी मैं क्या करूंगी, n इक्वल्स टू 4 नहीं, टोटल जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि मैं 4n प्लस 2 को 4 के बराबर रखूंगी और यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी, और n की वैल्यू अगर मेरी 0 1 2 3 4 में से कुछ भी आती है तो मेरा 4 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम जो होगा वो एरोमेटिक हो जाएगा, और अगर नहीं आती है, इसके बीच में कोई फ्रैक्शन आता है, पॉइंट्स में आता है, तो फिर वो एरोमेटिक सिस्टम नहीं होगा। तो यहाँ से अगर मैं 2 को इधर लेके जाऊंगी तो ये हो जाएगा 4n इक्वल्स टू 4 माइनस 2 2 आ जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आएगी, 2 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 1/2, इट मींस 0.5। तो n की वैल्यू तो इंटीजर नहीं आई, तो इट मींस जिस भी सिस्टम के अंदर अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो एरोमेटिक नहीं है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम एरोमेटिसिटी फाइंड आउट करते हैं। अभी के लिए इतना ही बहुत है, जब हम आगे डीप में पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी को तब हम प्रॉपर्ली देखेंगे कि हम प्रॉपर एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी किस तरह से डिफाइन करते हैं। अब चलते हैं आगे। जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनको भी हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं 2 पार्ट्स में। पहले होते हैं जो कि बेंजीनॉइड कंपाउंड्स होते हैं, और दूसरे ऐसे होते हैं जो कि नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स होते हैं। बेंजीनॉइड का मतलब क्या है, जैसे नेम इंडिकेट कर रहे हैं, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनके अंदर बेंजीन प्रेजेंट होती है। बेंजीन क्या है, बेंजीन है 6 कार्बन एटम का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसमें पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं ऑल्टरनेट पोजीशन पे। दिस इज बेंजीन, जो यहाँ पर भी शो किया गया है, ये बेंजीन है। बेंजीन और बेंजीन से रिलेटेड कोई भी जो कंपाउंड्स होंगे वो सारे होते हैं बेंजीनॉइड कंपाउंड। जैसे एक बेंजीन है तो ये तो सिंगल बेंजीन हो गया, अगर मैंने 2 बेंजीन लगा दिए तो वो हो जाएगा नेफ्थलीन। अगर 3 बेंजीन लगा दिए, अगर इसके ऊपर मैं यहाँ पर ऐसे एक और बेंजीन लगा देती हूँ और कॉन्जुगेशन में इसको कर देती हूँ तो ये हो जाएगा मेरा एंथ्रासीन। तो ये सारे कैसे कंपाउंड्स हो गए, बेंजीनॉइड कंपाउंड की। ये एरोमेटिक कंपाउंड है और इन सभी के अंदर बेंजीन कंपाउंड प्रेजेंट है। फिर बेंजीन के ऊपर अगर मैं जैसे कोई और ग्रुप लगा दूं, एक हाइड्रोजन को हटा के, ये हमने पढ़ा हुआ है कि ये कार्बन है, इस कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड बन रहे हैं, चौथा नहीं बन रहा, तो चौथा कौन बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा। तो इट मींस इस कार्बन के पास हाइड्रोजन था, वो हाइड्रोजन हटा के अगर मैं कोई ग्रुप लगा देती हूँ तो ये बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बन गया, तो ये भी बेंजीनॉइड की कैटेगरी में आएगा। NH2 लगा दिया तो एनिलीन बन जाएगा, OH लगा दिया तो फिनॉल बन जाएगा। तो ये सभी ऐसे कंपाउंड्स हैं जो बेंजीनॉइड की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब इसके अलावा, बेंजीन के अलावा भी तो कई कंपाउंड ऐसे हो सकते हैं जो एरोमेटिक होंगे, तो वो कंपाउंड्स आते हैं नॉन बेंजीनॉइड के अंदर, जैसे कि ट्रोपोन। ट्रोपोन है 7 कार्बन एटम की रिंग। 7 कार्बन एटम की रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि कॉन्जुगेशन के अंदर है, तो ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, बट ये बेंजीन कंटेन नहीं करता, तो इसको हम रखेंगे नॉन बेंजीनॉइड की कैटेगरी में। साइक्लोपेंटाडाइन आयन है, ये 5 मेंबर का कंपाउंड है, 5 मेंबर है इसके अंदर, साइक्लिक रिंग के अंदर अरेंज्ड है। ये भी कॉन्जुगेशन के अंदर, ये नेगेटिव चार्ज ऐसे जाएगा, फिर ये आगे घूमेगा, फिर ये आगे घूमेगा, ऐसे साइक्लिक कॉन्जुगेशन चलेगी, बट ये बेंजीन अपने अंदर कंटेन नहीं करता, तो इसको, ये एरोमेटिक है बट ये नॉन बेंजीनॉइड की कैटेगरी में आएगा। So this is all about the classification of organic compound. So आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करेंगे, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये वीडियो समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो से हम शुरुआत करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर की, उसमें हम हर तरह के कंपाउंड्स के IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे। स्टार्ट करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, देन मल्टीपल बॉन्ड्स में, देन फिर फंक्शनल ग्रुप, देन फिर ऐसे कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप भी है, मल्टीपल बॉन्ड्स भी है, फिर बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स, हर तरह के कंपाउंड्स की IUPAC नॉमेनक्लेचर हम शुरुआत करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हर शाम 7 बजे डेली मैं आपके लिए एक वीडियो अपलोड करूंगी। जुड़े रहने के लिए डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।